नमस्कार। तो पॉलिटी की इस क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ लिया था। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको याद भी कराया था, समझाया भी था। तो सारी चीज़ें लेक्चर 8 तक आपकी हो चुकी हैं पॉलिटी की। आज उसके आगे बढ़ेंगे। लेक्चर 9 में हम देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से होता है, कौन कौन से आयोग बनाए जाते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार से किया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ था। तो आज हम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग और उससे संबंधित जो जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। अगर आपको पॉलिटी की सारी क्लासेस शुरू से देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको यूपीएसआई का प्लेलिस्ट दिया गया है पॉलिटी के लिए, जिसमें लेक्चर 1 से लेके सारे वीडियो लेक्चर 8 तक के क्रमवार तरीके से दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स की क्लास करनी, वो भी लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 30 तक मिलेगा आपको। दिसंबर महीने का पूरा करंट अफेयर नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको क्लास पूरी करनी है तो आप प्लेलिस्ट ओपन करिए और वहां से आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में पहले कुछ तथ्य जान लीजिए कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। 1928 में क्या आया था फ्रेंड्स? नेहरू रिपोर्ट। तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई थी। ठीक है, तो 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई थी। राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई थी। तो अगर आपसे कभी पूछे कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात पहली बार कहाँ कही गई, तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात सर्वप्रथम 1928 के नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी के बाद देश आज़ाद होता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत देश हमारा आज़ाद हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे मांग जोर पकड़ती है इसकी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो इसी के बाद इसी मांग को देखते हुए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन मांग को देखते हुए धर आयोग की स्थापना की जाती है। एक धर आयोग, एक धर कमेटी बनाई जाती है। ये जो धर थे इसमें एस के धर जी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे कौन? एस के धर। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया धर आयोग। ठीक है, कब बनाई गई थी? तो 27 नवंबर 1947 को राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा एक कमेटी बनाया गया। अगर ये कभी पूछे किसके द्वारा बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने एक कमेटी बनाई, धर आयोग। किस लिए बनाई थी? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को देखते हुए, जो लगातार आंदोलन हो रहे थे उसको देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे एस के धर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में धर आयोग बनाया गया। इन्होंने साहब अपनी रिपोर्ट सौंपी। किसने? धर आयोग ने। तो धर आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें इन्होंने ये कहा कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए, राज्यों का गठन जो होना चाहिए वो प्रशासन की दृष्टि से होना चाहिए। ठीक है, प्रशासन की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पे। तो धर आयोग ने अपनी सिफारिशें जो सौंपी राजेंद्र प्रसाद जी को, उसमें इन्होंने यही मेंशन किया कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए तो भाषाई आधार पर ना करके प्रशासनिक दृष्टि से जो सुविधाजनक हो उस हिसाब से किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि का मतलब क्या है? प्रशासन व्यवस्था को देखते हुए कि वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ पे किस प्रकार की ज़रूरतें हैं, तो इसे देखते हुए राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक आधार पे, भाषा के आधार पे। ठीक है, तो धर आयोग ने इसको डिनाई कर दिया। धर आयोग ने अपनी सिफारिशों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नामंजूर कर दिया सब मिला के। तो इसके बाद आती है जेबीपी समिति। आंदोलन तो चल ही रहा था अभी भी कि राज्यों का पुनर्गठन करिए, भाषाई आधार पे करिए। तेलुगु वाले अलग कर रहे हैं, तमिल वाले अलग कर रहे हैं, ठीक है, कन्नड़ वाले अलग कर रहे हैं। तो सारे लोग आंदोलनरत थे। तो इसके बाद बनाई गई जेबीपी समिति। कब बनाई गई फ्रेंड्स? दिसंबर 1948 में। तो जेबीपी समिति इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया।
तो इन 3 लोगों के से मिलकर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया JVP समिति। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन सदस्य थे, तो J से हो गया जवाहरलाल नेहरू, V से हो गया वल्लभ भाई पटेल और P से हो गया पट्टाभी सीतारमैया। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था JVP समिति, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और इसके अलावा कौन, पट्टाभी सीतारमैया। तो इसके नाम से इस कमेटी का गठन किया गया, JVP कमेटी का। कब किया गया? दिसंबर 1948 में किया गया, ठीक है। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को इन्होंने भी अव्यवहारिक बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने भारत को एक किया हुआ, तो वो कैसे चाहते कि भाषाई आधार पर भारत डिवाइड हो जाए। तो इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से होना चाहिए। तो इसके रिपोर्ट आने के बाद अगर आपसे कभी आयोग के बारे में पूछे, क्रम पूछे, तो पहले धर आयोग आया है, उसके बाद JVP समिति आई है और उसके बाद फजल अली आयोग आया है, ठीक है। तो JVP समिति ने भी नामंजूर कर दिया भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को। बात यहां भी नहीं बनती है, ठीक है। अब जैसे ही JVP समिति की सिफारिशें आती हैं उसके बाद ये आंदोलन और तेज हो जाता है, ठीक है। और उधर इस रिपोर्ट के आने के बाद भाषाई आधार पे कांग्रेसी थे एक पोट्टी श्रीरामुलु, ये आंदोलन कर रहे थे और 56 दिन से ये उपवास पे बैठे हुए थे, ठीक है। नाम क्या था इनका? पोट्टू श्रीरामुलु। और ये मद्रास को काटकर तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ये कांग्रेसी नेता ही थे और 56 दिनों की भूख हड़ताल से बैठे हुए थे। 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है भैया? पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है 56 दिन के बाद। अब जैसे ही इनकी मृत्यु होती है दंगे भड़क जाते हैं, तो इसे देखते हुए सरकार दबाव में आती है और इसकी के बाद अक्टूबर 1953 में मद्रास को काटकर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था। तो इसका सही जवाब जो है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है और कब बना था। तो 1 अक्टूबर 1953 में आपका राज्य बना है आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। कब बना था ये भी जान लीजिए कि 1 अक्टूबर 1953 को ये राज्य अस्तित्व में आता है, ठीक है। अब इसको देखते हुए फिर से आंदोलन और तीव्र हो जाता है, क्योंकि अब तो शेर के मुंह में खून लग गया था। शेर के मुंह में खून लगने का तात्पर्य क्या है? अब तो बाकी जनता भी देख रही है कि एक जगह दबाव में आके आपने मद्रास को काटकर तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया है। तो बाकी जगह का उत्साह भी बढ़ गया कि भैया अगर हम और तीव्र आंदोलन करेंगे और आगजनी करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो हो सकता है हमारे यहाँ भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जाए। उसके बाद एक और आयोग बनाया जाता है। इस घटना के बाद जब ये रिपोर्ट आती है JVP समिति की, तो उसके बाद आंदोलन तेज होता है और पोट्टी श्रीरामुलु अनशन पर बैठ जाते हैं। 56 दिन के उपवास के बाद इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु को देखते हुए सरकार दबाव में आ जाती है, क्योंकि इनके मरने के बाद आंदोलन तीव्र हो जाता है, हिंसात्मक हो जाता है, जगह जगह आगजनी होने लगती है, हड़ताल होने लगते हैं, दंगे भड़क जाते हैं। तो सरकार को परिस्थितियां संभालनी थी। उन्हीं परिस्थितियों को संभालने के लिए सरकार ने मद्रास को काटकर, जनभावनाएं जो उमड़ रही थी उसको देखते हुए मद्रास को काटकर अलग तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, ठीक है। सवाल पूछा जाता है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है फजल अली आयोग, बनता है दिसंबर 1953 में। अब अक्टूबर में ये बना, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बना। इसी के 2 महीने बाद दिसंबर में बनता है फजल अली आयोग, क्योंकि और राज्यों में भी मांग तो तेज हो रही थी कि भाषाई आधार पर गठित होना चाहिए। तो फजल अली आयोग बनता है आपका दिसंबर 1953 में, ठीक है। तो ये 3 सदस्यीय आयोग था फजल अली आयोग। फजल अली की अध्यक्षता में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? कभी पूछे कि अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया फजल अली आयोग। इसमें फजल अली के अलावा 2 अन्य सदस्य और भी थे। ये सवाल भी पूछा गया है कि फजल अली आयोग में 2 अन्य सदस्य कौन थे। तो फजल अली आयोग में एक थे आपके KM पडिक्कर और दूसरे थे HN कुंजरू। तो KM पडिक्कर और HN कुंजरू 2 अन्य
सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इन्होंने निम्नलिखित सिफारिशें सौंपी अपनी। कौन कौन सी सिफारिश सौंपी? इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को नामंजूर कर दिया। किसने? फजल अली ने। तो फ्रेंड्स, इन्होंने फजल अली जी ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नामंजूर कर दिया। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता की बात की। सांस्कृतिक एकरूपता, जहां की संस्कृति मिल रही हो, धर्म मिल रहे हो, त्यौहार मिल रहे हो, इन सब चीजों को देखते हुए सांस्कृतिक एकरूपता की बात इन्होंने की थी। ठीक है, तो इन्होंने भाषाई और सांस्कृतिक दोनों एकरूपता की बात की। ठीक है, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता की बात की, सांस्कृतिक एक रूपता की बात की थी। इसके अलावा इन्होंने एक और अनुशंसा की। उसमें इन्होंने कहा कि जो राज्यों को अलग अलग डिवाइड किया गया, कोई का खा गा 4 राज्यों में डिवाइड किया गया था, 4 भागों में, उन्होंने कहा सबको एक भाग में ही रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने सभी राज्यों को एक भाग में ही रखने की सिफारिश की। सभी राज्यों को एक भाग में ही रखने की सिफारिश की, एक भाग में ही। ठीक है, तो सभी राज्यों को एक भाग में ही रखा जाए, इसकी सिफारिश भी फजल अली ने की। तो अब ये जो इनकी अनुशंसा आई है, इन्हीं की अनुशंसा को देखते हुए भी राज्यों का पुनर्गठन होता है। और जब राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो 14 नए राज्य तथा 6 संघ शासित प्रदेशों की का गठन किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के सिफारिश पर 1956 में कुछ परिवर्तन किया जाता है और उसी के आधार पर फिर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे राज्य पुनर्गठन पे। फजल अली की जो थी वो सिफारिश आ चुकी थी। उन्होंने सिफारिश में ये कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उनकी सिफारिशों में कुछ परिवर्तन किया और 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन कर दिया। तो फजल अली की रिपोर्ट में कुछ संशोधन के साथ 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया और कितने राज्य बनाए गए? 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। लेकिन फजल अली ने सिफारिश की थी कि 16 राज्य बनाए जाएं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं, जबकि सरकार ने क्या किया कि 14 नए राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है, अगर हम वर्तमान में राज्यों की बात करें, और ये याद रखिएगा कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य बनाए गए 14 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 6, लेकिन सिफारिश की गई थी 16 की और 3 की, बनाए गए 14 और 6। याद रहेगा, नोट करते हुए चलिए। फिर वर्तमान में बात करें अगर हम, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य से क्वेश्चन आता नहीं है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का राज्य है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, वो आपको याद नहीं रहता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मैंने लिख दिए हैं कि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये मैटर बहुत डिस्प्यूट रहा है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया, कश्मीर और लद्दाख में, तो पहले आपको पता होगा कि अनुच्छेद 370 हटाने के पहले भारत में कुल 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो कश्मीर राज्य की श्रेणी में था। जब कश्मीर को हटा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो राज्य हो गए 28 राज्य। और कश्मीर को आपको पता है 2 भागों में बांट दिया गया, एक कश्मीर में, एक लद्दाख में। तो 7 तो पहले से थे और इसमें से हटा के कश्मीर आ गया केंद्र शासित प्रदेश में, कश्मीर और लद्दाख दोनों, तो हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लेकिन ये भी कुछ ही दिन रहे। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश कुछ ही दिन रहा। इसके बाद फिर चेंज किया गया और दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया। दादर और नगर हवेली दोनों अलग अलग थे और दोनों को मिला के एक बना दिया गया। पहले दादर नगर हवेली की राजधानी थी सिलवस्सा। ठीक है, सिलवस्सा, और दमन दीव की थी दमन। तो अब इसको हटा दिया गया और दादर नगर हवेली को दमन दीव में मिला दिया गया और राजधानी उसकी हो गई दमन। ठीक है, तो वर्तमान में
28 राज्य रह गए हैं और जब 9 थे, 9 में 2 थे, दोनों को 1 कर दिया गया तो हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें मैं आपको नाम भी रटा रहा हूं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला आपका कश्मीर है, दूसरा आपका लद्दाख है, तीसरा आपका पुडुचेरी है, चौथा आपका अंडमान निकोबार है, पांचवा आपका दिल्ली है, छठवां चंडीगढ़ है, सातवां दादर दमन दीव है और आठवां आपका लक्षद्वीप है। तो देखिए, जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया तो इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, तो कश्मीर की राजधानी आप जानते होंगे जम्मू या श्रीनगर, जो पहले भी थी। लद्दाख छोटा सा एरिया है तो लद्दाख ही रह गया। इसके अलावा पुडुचेरी की राजधानी की बात करें तो पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है, दिल्ली की राजधानी की बात करें तो उसकी स्वयं दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ की राजधानी स्वयं चंडीगढ़ है, जिसको 3 प्रदेशों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। किसकी किसकी? पंजाब की, हरियाणा की और चंडीगढ़ की स्वयं की राजधानी है चंडीगढ़। इसके अलावा दादर और दमन दीव दोनों को मिला दिया गया और राजधानी अब सिलवस्सा हटा के उधर दोनों की राजधानी कर दी गई दमन दीव। ठीक है, दमन कर दिया गया। लक्षद्वीप की राजधानी कौरत्ती है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों के नाम। तो आप जानते होंगे वहां से क्वेश्चन भी नहीं बनता। जब भी क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों से ही बनता है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जितने भी तथ्य थे, जो भी आयोग बनाए गए हैं, तो पहले कौन सा आयोग बनाया गया? धर आयोग बनाया गया। उसके बाद जेबीपी आयोग बनाया गया, जिसमें कौन कौन शामिल थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे, इसलिए नाम दिया गया जेबीपी। उसके बाद बनाया गया फजल अली आयोग और उसी की अनुशंसा पे कुछ परिवर्तनों के साथ राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1996 को। चेंजिंग क्या की गई? उन्होंने सिफारिश की थी कि 16 राज्य बनाए जाएं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं, लेकिन सरकार ने 14 राज्यों को बनाया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया था। और वर्तमान में हमने पढ़ा कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम देखा, उसकी राजधानी देखी। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो भी तथ्य थे वो सब आपने देखा जो एग्जाम में आ सकते हैं। नोट्स बनाते हुए चलिए, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि पॉलिटी का एक अलग नोट्स बनाइए। 9 लेक्चर हो गए हैं। अगर सारे लेक्चर आज आप पहले दिन मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट दिया गया है यूपी एसआई पॉलिटी के नाम से, जिसमें लेक्चर 1 से लेके सारे लेक्चर क्रमवार तरीके से दिए गए हैं। तो वहां जाके आप अपना नोट्स बना सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आज आपकी ये 9वीं क्लास हो गई है। कल 10वीं क्लास लेंगे और बात करेंगे भाग 2 के बारे में, नागरिकता पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 5 से 11 पे कल चर्चा होगी नागरिकता पे। जो नया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया था, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें काफी विरोध हुआ था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो नई नागरिकता नीति क्या है, वो सारी चीजें हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप सब चैनल को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। पॉलिटी में जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि पूरी की पूरी पॉलिटी आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम आपकी 9 क्लास पूरी कर चुके हैं। बाकी के 30 से 35 क्लासों में आपकी पॉलिटी में खत्म कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।